हाय स्टूडेंट, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद कृष्णा में स्वागत है। आज हम परसेंटेज की तीसरी सीरीज लेकर आए हैं। अभी हमने 2 सीरीज पढ़ा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे उसमें भी। आज तीसरी सीरीज है, उससे थोड़े बढ़ के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आज के भी बहुत अच्छे हैं। आइए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 14.2% की वृद्धि होती है और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि होती है। इस प्रकार 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 4100 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। कल भी हम लोगों ने इस पर सवाल किया था, वही मेथड आज भी है। देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे उसमें हम लोग परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे थे, ठीक वैसे ही आज भी परसेंटेज को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। पहले साल में दिया है, पहले साल में दिया है 14.2% की वृद्धि और इसको भिन्न में बदलेंगे तो हो जाएगा 14×7 = 100/700, शून्य कट गया यानी कि 1/7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले साल जनसंख्या 7 होगी शुरू में, तो पहले साल के अंत में जनसंख्या 1 बढ़ जाएगी तो 8 हो जाएगी। अब ये बात हम बार बार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं कि 7 का कहीं ना कहीं 14.2/7% भी एक आएगा और 1 की वृद्धि हो जा रही है। तो अगर जनसंख्या शुरू में 7 होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। दूसरे साल में कह रहा है, दूसरे साल में कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि यानी कि 25/100 या 25 चौके 100, 1/4 यानी कि दूसरे साल के शुरू में जनसंख्या हमारी अगर 4 होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब यहीं पे कुछ नहीं करना है, हमें बस सीधा सीधा आपस में इनका गुणा कर देना है। इनका गुणा और इनका गुणा, और यहीं पे बस बातें याद रखनी है। जो पहला वाला गुणा होता है ये पूर्व जनसंख्या होती है और ये जो बाद वाला होता है ये वर्तमान जनसंख्या होती है। ये कौन सी जनसंख्या हो गई? वर्तमान। और ये पूर्व जनसंख्या हो गई। चाहे तो हम यहाँ पे इसको कटा पिटा भी सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 7 28 और 4 धामे 40। देखिए, अब वर्तमान जनसंख्या हमारी 10 होती है अगर पूर्व जनसंख्या 7 रहती है। प्रश्न में कह रहा है कि ना, वर्तमान संख्या अब 4100 हो गई है और पूर्व वाली जनसंख्या हमें पता करना है। तो इसी आधार पर हम लोग करेंगे। कह रहा है कि अगर वर्तमान में 10 हो गई है और इसका कह रहा है कि 4100 हो गई है, तो हम सीधे सीधे देखेंगे कि 10 का कितना गुना 4100 है। तो यहाँ से हम सीधा यहाँ पे आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि अगर हम 10 में 410 से गुणा करेंगे तो वर्तमान जनसंख्या हमारी 4100 आ जा रही है। उसी प्रकार जो 2 साल पूर्व जनसंख्या थी 7, उस 7 में अगर हम 410 से गुणा कर देंगे तो वर्तमान जनसंख्या 2 साल पूर्व की जनसंख्या निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 700, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2870 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल पहले। एक बार और समझिए, पहले साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 14.2/7%, यानी कि 100/700 होगा तो 1/7 आएगा भिन्न में। यानी कि अगर शुरू में जनसंख्या 7 होगी तो उसका 1 बढ़ के 8 हो जाएगा 1 साल के अंतर पे। उसके बाद दोबारा कह रहा है कि दूसरे साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी रह रही है? 25% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब कि 1/4। तो दूसरे साल के शुरुआत में 4 हो जा रही है, बाद में 1 साल बाद 5 हो जा रही है। तो बस हमें यही बात याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट इनका गुणा और इनका गुणा किया जाता है। तो ये निकल के आता है हमेशा पूर्व की जनसंख्या और ये निकल के आता है वर्तमान की जनसंख्या। तो प्रश्न अनुसार वर्तमान की जो जनसंख्या है 41 आनी चाहिए और हमारी कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो कुछ नहीं करना है, हमको देखना है कि 10 का कितना गुना 4100 होगा। तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो 410 गुना है। तो उसी तरह पूर्व में जो जनसंख्या हमारी 7 आई थी वो भी 7 न होकर 410 गुना होगी। इस प्रकार ये वर्तमान जनसंख्या या पूर्व जनसंख्या 2870 निकल के आएगी और वर्तमान हमारी 4100 हो जा रही है। एक और तरीका हम लोग किया था कल, उसको आप लोग खुद करिएगा। हम जैसे बताए थे कि 7 से 8 हुई है, दूसरे साल में 4 से 5 हो रही है, तो हमारी जनसंख्या 8 से 4 तो नहीं हुई होगी, 8 से कुछ ना कुछ बड़ी होगी। तो उस वाले तरीके आप लोग एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। इसका पहला सवाल था जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। इसके लिए हम ऊपर वाला भी मिटा रहे हैं भाग।
चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है, तो यदि वर्तमान जनसंख्या 3,70,444 हो जाती है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या बताइए। क्वेश्चन ये आपको खुद कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पर हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन लगा लिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी पेपर में आप बैठिए। देखिए वैसे ही करना है। पहले 5% को हम लोग भिन्न में बदलते हैं। 5% को अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? 5/100। 5/100 का मतलब हो गया 20। 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शुरू में जनसंख्या 20 होगी तो एक साल बाद कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 20 से हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तीनों साल लगातार इसी रेशियो से बढ़ रहा है, तो हमें बार बार अब निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बार का मान दे दिया है कि 5% लगातार 3 साल तक बढ़ रहा है। तो अगली साल फिर जनसंख्या अगर शुरू में 20 होगी तो फिर 21 हो जाती। उसके अगली साल अगर फिर जनसंख्या 20 होती तो उसके अगले साल 21 हो जाती। ये हमारा 3 साल का निकल के आ गया। अब हम पहले ही बताए हैं कि इधर वाले का गुणा और इधर वाले का गुणा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूना के 800। 800 का निकल के आ जाएगा। ध्यान से सोचिए, ये हमारा पूर्व जनसंख्या है, ये पूर्व जनसंख्या है और ये वर्तमान जनसंख्या है। तो वर्तमान जनसंख्या का गुणा कितना आएगा? 21 21 441 होता है, और 441 में 21 गुणा करते हैं तो 1 441 और 2 और 8 8 1 6 8 4 12 2 और 8 1 9 9261। कितना आ रहा है जनसंख्या? 9261। अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है वो 3,70,440 है, और हम जो परसेंटेज पे हल कर रहे हैं हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी आ रही है? 9261। यानी कि हम 3,70,440 को इससे चेक करेंगे कितना गुना है। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या हमारी आनी चाहिए थी 9,261, और आ कितना रहा है? ये 3,70,440। चेक करना है कि कितना गुना है, तो हम चाहें तो इसमें भाग देके भी देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3,70,440 भाग देंगे। ये भाग हम देंगे तो 40 बार जा रहा है भाग, यानी कि ये जो 9,261 का 40 गुना होगा 3,70,440। तो हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 9,261 गुणे 40 बराबर हमारा आ रहा है 3,70,440। ये हमारा वर्तमान जनसंख्या निकल के आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर हमें पूर्व की जनसंख्या पूछा है तो पूर्व की जनसंख्या हमारे अनुसार तो 8,000 है, लेकिन 40 गुना इसको भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 8 32 और 32 पे 4 0। ये हमारा हो गया पूर्व की जनसंख्या, और प्रश्न में हमें पूर्व की जनसंख्या बताना था। तो वर्तमान जनसंख्या भी निकल गया हमारा, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या भी निकल गया। इस प्रकार के अधिकतर सवाल ऐसे ही हल किए जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। वरना हम इसके लगे कुछ संख्या मान के 100 मान के करने तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको सीधे हम भिन्न में बदलेंगे और 20 से 21 मान लेंगे। अगले साल फिर 20 से 21 मानेंगे, और फिर अगले साल 20 से 21। अगर ये 4 बार हो, 5 बार हो, कितने भी साल का हो, तो इधर वाले का गुणा हमेशा पूर्व जनसंख्या निकल के आता है, और इधर वाले का जनसंख्या हमेशा वर्तमान जनसंख्या निकल के आता है। बाकी हम चेक कर लेंगे कि वर्तमान जनसंख्या दिया होगा तो कितना गुना आया, अगर पूर्व जनसंख्या दिया तो वो कितना गुना आया, और जिसका पूछेगा हम उतने गुना से गुणा करके आंसर निकाल देंगे। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति अपने पहले दाव में 75%, दूसरे दाव में शेष का 75% और तीसरे दाव में शेष का 75% हारता है। अंत में केवल 2 रुपये उसके पास बचता है, तो शुरू में कितना पैसा लेकर जुआ खेलने बैठा था? क्वेश्चन समझना है। मतलब कोई व्यक्ति है, जुआ खेल रहा है, तो पहली बार में जितना भी पैसा लिया था उसका 75% हार जाता है, दूसरी बार में भी उसका 75% शेष का हार जाता है, और तीसरी परसेंट में भी शेष पैसे का 75% हार जाता है। लास्ट में उसके पास केवल 2 रुपए बचते हैं। इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। पहले हम 75% को भिन्न में बदलेंगे, तो 75% का भिन्न कितना हो जाएगा? 75/100। ये हो जाएगा 25 के 75, 25 चौके 100। यानी कि 4 पे लेकर बैठा था,
₹3 हार गया है, हार रहा है। देखिए ध्यान से देंगे तो पैसा हार रहा है, यानी कि 4 पे लेकर बैठा था और 3 पे हार गया, तो उसके पास कितने बचे? ₹1 बचा। मतलब कि 4 पे लेकर तो बैठा था, 3 पे हार गया, तो बचा कितना? ₹1। फिर दूसरी बार में भी वही काम हो रहा है। फिर अगर दूसरी बार में अगर 4 पे लेकर बैठता, फिर 3 पे हार जाता, तो उसके पास कितने बचते? 1 ही बचता। फिर तीसरी बार में 4 पे अगर लेके बैठता, तो फिर 3 पे हार जाता, तो 1 बचता। 3 बार लगातार जो है वो खेल रहा है। इस प्रकार हम गुणा करके देखेंगे। हम बताए थे कि इधर वाला हमेशा शुरुआती पैसा होता है या शुरुआती जनसंख्या होती है। तो देखिए 4 चौके 16 चौके 64 हुआ, और 1 में 1 का गुणा हमेशा 1 ही आता है। यानी कि अगर 64 रुपये लेकर बैठता, तो अंत में हारने के बाद उसके पास केवल ₹1 बचता। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वो अंत में ₹1 नहीं बचा है, ₹2 बचा लिया है, यानी कि 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना यानी कि ₹2 बचाता है। तो ध्यान से देखिए, तब पैसा कितना लेकर बैठा होगा, यानी कि 64 का 2 गुना लेकर बैठा होगा, यानी कि 64 गुणे 2 यानी कि ₹128। बस यही पूछ रहा था कि अगर कोई व्यक्ति है जुआ खेलने बैठा है, 3 बार लगातार 75%, 75%, 75% शेष का हारते जा रहा है, तो अंत में उसके पास केवल ₹2 बचता है। तो शुरू में कितना पैसा लेकर बैठा था? आप चाहें तो हल करके इसका देख सकते हैं। अगर पहली बार 128 का 75% निकालेंगे, कुछ आएगा, उसको घटा देंगे, फिर शेष का 75% निकालेंगे, उसका भी घटा देंगे, फिर शेष का 75% निकालेंगे, अंत में हमारे पास केवल ₹2 ही बचेगा, जो प्रश्न में कह रहा था। तो देखिए क्वेश्चन जरूर बड़ा है, लेकिन हल बहुत छोटा छोटा है। आया होगा समझ में? देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 5%। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा शेष का 5% कहेगा, तभी यह वाला मेथड लगेगा। वरना कह दिया कि पहले अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, 5% यातायात पे खर्च करता है, तो थोड़ा सा उसमें हल करने का तरीका बदल जाएगा। तो ये शेष शब्द जरूर ध्यान दीजिएगा, शेष शब्द जरूर रहेगा, तभी ये रेशियो मेथड पे लग पाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, यानी कि 20% को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा? 20/100 यानी कि 5। ठीक, यानी कि 20% भोजन पे खर्च कर दिया, यानी कि ₹5 लेकर बैठा था, ₹1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? ₹4 बचा। मतलब कि ₹5 लेकर बैठा था, ₹1 भोजन पे खर्च कर दिया है, तो ₹4 शेष बचा है। ध्यान दीजिएगा, जो कहेगा शेष कह रहा है तो शेष ही लिखेंगे, खर्च कहता है तो खर्च लिखते, लेकिन यहाँ पे शेष कह रहा है तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा उसके पास। और 5% यातायात पे खर्च करता है। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100 यानी कि 20। यानी कि अगर ₹20 लेकर बैठता, ₹1 खर्च कर देता, तो ₹19 बचता। यानी कि अगर ₹20 लेकर बैठता और ₹1 खर्च करता, तो उसके पास कितना बचता? ₹19 बचता। तो देखिए ये पहला जो 20% भोजन पर था, वहां से रेशियो निकाले तो 5 में 4 आ गया, यानी कि 5 लेकर 5 आया था, जो उसका ₹1 खर्च कर दिया था, तो ₹4 बचाया था। शेष का 5% था, यानी कि अगर शेष ₹20 लेकर बैठता है और ₹1 खर्च करता, तो ₹19 बचता। तो हम बोले थे कि ये जो शुरुआती वाला होता है, क्या होता है? इनकम होती है, कुल शुरुआती इनकम होती है। अगर जनसंख्या की बात करें तो शुरुआती जनसंख्या होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसा की बात हो रही है, तो शुरुआती पैसा हमारा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1976। अब कट रहा है तो हम लोग इसको कटा भी सकते हैं, यहीं पे कटा सकते थे, 4×5 = 20, ये हो जाता 25। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 19। यानी कि अगर शुरुआती में उसके पास ₹25 होता, तो खर्च करने के बाद कितना बचता उसके पास? ₹19 बचता। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसके पास कितना बच रहा है? ₹1400 बच रहा है। ₹1400 ये भी बच रहा है। थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है कि इसके बाद भी वो ₹120 दान किया रहता है, यानी कि उसके पास कुल इतने खर्च के बाद कितने पैसा बचे होंगे? 20% यहाँ भोजन पे खर्च करने के बाद, और शेष 5% यातायात पे खर्च करने के बाद उसके पास देखिए कितना बचा होगा। 1400 तो अभी पास में रखा है, और ₹120 भिखारी को दान दिया है, तो कितना हो गया? 1400 और 100 ₹1520, यानी कि कितना बचा होगा उसके पास कुल पैसा? ₹1520। उसके पास बचा पैसा कितना है? बचा पैसा है, देखिए 120 + 1400 यानी कि ₹1520। लेकिन हम परसेंटेज से हल कर रहे हैं, तो हमारा कितना पैसा बचना चाहिए था? ₹19। तो बस उसका देखना है कितना गुना है, कितना गुना है? 19 ×
52 से, यानी कि कितना गुना जा रहा है ये 2 और ये 7 15 और एक शून्य और बढ़ जाएगा 80 गुना है। कितना है 19 का 80 गुना, यानी कि उसके पास जो शुरुआती इनकम होगी वो भी 25 ना होकर इसके 80 गुना होगी। तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 4 8 दूना 16 4 20, यानी कि 2000। बस यही उत्तर पूछ रहा था कि उसके पास शुरू में आय कितनी थी, तो 2000 थी और अंत में कितनी बची थी उसके पास 1520 रुपये बचा है खर्च करने के बाद। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक बार और देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे, शेष का 5% यातायात पे खर्च करके अंत में शेष धन का 120 रुपये दान भी करता है। तो यहीं पे पहले समझना है 20% भोजन पे खर्च किया, यानी कि अगर 5 रुपये कमाता होगा 1 रुपये खर्च कर दिया है तो 4 रुपये शेष बचाया होगा। दूसरी बात कह रहा है कि शेष का 5% यातायात पे, शेष का 5% यातायात का मतलब 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि अगर 20 रुपया होगा उसके पास और 1 रुपया यातायात पे खर्चा किया होगा तो 19 रुपया बचेंगे। हम बोले हैं कि इधर वाला आपस में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद ये हमेशा शुरुआती पैसा निकल के आता है। अगर जनसंख्या की बात हो तो शुरुआती जनसंख्या, अगर पैसे की बात हो तो शुरुआती पैसा, और ये खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा है। कितना बचा है पैसा, तो देखिए हम बोले थे अगर कट रहा है तो कटा भी सकते हैं वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम कटा दिए हैं तो ये 25 आया है, 19 आया, मतलब 25 रुपये शुरू में था, खर्च वर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे हैं 19। अब 19 जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसके बराबर होगा, उसके पास शेष जो पैसा बचेगा उसी के तो बराबर होगा या उसी के तुल्य होगा। तो उसके पास कितना पैसा शेष बचा था, तो 1400 तो पैकेट में रखा था और 120 रुपया खर्च किया था, यानी कि उसके पास दोनों 1520 रुपया बचे होंगे। यानी कि हमारा ये रेशियो मेथड से 19 आ रहा है 1520 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमको 80 से गुणा करना पड़ रहा है। तो जब 80 से गुणा कर रहे हैं तो 1520 आ रहा है। इसका मतलब कि 25 में भी 80 से गुणा करेंगे तो 2000 हमारा शुरुआती पैसा निकल के आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 30% अंग्रेजी की पुस्तक, 50% हिंदी की पुस्तक और शेष 500 अन्य भाषा की पुस्तक है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी संख्या है पुस्तकों की। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान देने वाली यह बात है यहाँ पे कि देखिए इनके और इनके बीच में शेष शब्द का प्रयोग नहीं है, यानी कि 30% अंग्रेजी की है और 50% हिंदी की है। यहाँ पे कहीं शेष शब्द नहीं कहा है, इसलिए परसेंटेज मेथड पे थोड़ा सा ये गलत होगा। तो इनको करते कैसे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास 100% कुल पुस्तकें होंगी कहीं लैब में, तो 30% अंग्रेजी की निकल गई, 50% हिंदी की निकल गई, तो कितना परसेंट बचे शेष पुस्तकों की 20%। बस इतना ही सेंस लगाना है इसमें। कह रहे 30% है अंग्रेजी की प्लस 50% है हिंदी की, तो 80% तो यही हो गए, 80% यही हो गए। तो जो सिर्फ 20% बचा वही तो अन्य भाषा की पुस्तक है। तो जो 20% है कितने के बराबर है, भाषा बुक में देखा जाए तो 500 के बराबर है। अब कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें हैं, यहां से हम देखेंगे डायरेक्ट 20% कितने के बराबर है 500 के, और एक लैब में या लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी तो 100%। 100% में तो 80% ये दोनों भाषा की है और अकेले 20% इस भाषा की है, यानी कि एक लैब में या लाइब्रेरी में कुल 100% पुस्तकें आएंगी। और हमको यहाँ से पता है कि 1% का मान कितना आ रहा है 500/20, और हमें 100% का मान बताना है, यानी कि हम यही 100 से गुणा कर दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कि कुल 2500 लाइब्रेरी में पुस्तक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस यही ध्यान देना था कि यहाँ पे शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वजह से हम दोनों को आपस में जोड़ के 80% बना लेंगे, और शेष जो परसेंटेज 20% बच रहा है क्योंकि 100% ही होते हैं, तो 20% जो होंगे वो 500 के बराबर होंगे। 1% का मान निकालेंगे और उसके पास एक लैब में 100% अधिकतम बुकें होती हैं, तो 2500 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 6, इसमें दोनों का मिक्स है। एक दो जगह पे देखिए यहाँ पे शेष, दोनों जगह पे शेष नहीं कहा है लेकिन उसके बाद शेष शब्द का प्रयोग किया है, तो इसमें भी थोड़े से बदलाव होंगे, लेकिन हल कैसे करेंगे। जो शेष नहीं देता है उनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 40% हॉस्टल पे है प्लस 20% किताबों पर है, यानी कि कुल कितना तो 60% खर्च कर दिया।
अब यहाँ पे शेष का 50% कहा है, तो इसको अब हम परसेंटेज वाले मेथड से करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। अगर 60% खर्च किया तो बचा कितना, 40%। अगर हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 60/100, ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 5 रुपये लेकर अगर वो गया होगा तो बचाया कितना होगा, यहाँ पे लिख देना है 3/5। और यहाँ पे देखिए अगर वो 5 रुपया लिया था तो 3 रुपया खर्च कर दिया तो बचे कितने उसके पास, 2 रुपये, यानी कि 5 रुपये लिया था और बचे कितने, 2 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि शेष का 50%। अब 50% का मान पता होगा, डायरेक्ट 1/2 होता है, यानी कि 2 रुपये लिया होगा, अगर 1 रुपया खर्चा किया होगा तो फिर 1 ही रुपये बचे होंगे। यानी कि अगर वो 2 रुपये लिया होगा, 1 रुपया खर्चा किया होगा तो उसके पास सिर्फ 1 ही बचेंगे। अब देखिए तो हम क्या, अगर बोले हैं परसेंटेज में कट रहा हो तो कटा लीजिए यहीं पे, चाहे तो आप गुणा करके भी हटा सकते हैं। कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि अगर 5 रुपये लिया था तो अंत में आते हैं तो उसके पास सारे खर्च करने के बाद 1 रुपये बचेंगे। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं, उसके पास अंत में 1 रुपया नहीं बचा है, कितना बचा है, 900 रुपये बचा है, यानी कि 1 गुणे 900 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 शेष बच गया उसके पास। और मूलधन देखेंगे तो मूलधन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 900 से गुणा करेंगे तो कुल मूलधन कितना निकल के आ जाएगा, 4500 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि शुरू में उसके पास कितने पैसे हैं, 4500। देखिए इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर समझना था। यहाँ पे शेष शब्द का प्रयोग नहीं था तो हम दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। और हमको पता है कि अधिकतम 100% ही पुस्तकें होंगी, तो 20% दूसरी भाषा की हैं, क्योंकि 80% तो हिंदी और अंग्रेजी की हैं। इसमें कहा था कि शुरू में 40% और 20% बिना शेष शब्द जोड़े खर्च किया है, इसलिए इन दोनों को हम ये आपस में जोड़ लिए हैं, 40 + 20 को आपस में जोड़ लिए हैं, तो 60% बचा, 60% हुआ। अब 60% को हम फिर भिन्न के रूप में हल किए हैं तो देखे हैं कि 60% का 3/5 आता है। अगर 5 रुपए में वो 3 रुपया खर्चा कर दिया है तो केवल 2 रुपया बचाया होगा। बाद में कह रहा है कि शेष का 50%। देखिए जब शेष शब्द जोड़ दिया तो फिर हम परसेंटेज वाले मेथड पे आ जाएंगे। अब शेष का 50% यानी कि 1/2, 1/2 में 2 रुपये में 1 रुपया खर्च किया तो बचा कितने पास उसके पास, 1 रुपये। परसेंटेज का नियम है, अगर ये कट रहा हो तो कटाना पड़ेगा, यहीं पे कटाइए चाहे गुणा करने के बाद कटाइए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 रुपये लेकर अगर गया था शुरू में तो अंत में बचा 1 रुपया, लेकिन प्रश्नानुसार उसके पास कितने बचे हैं, 900 रुपया। तो फिर मूलधन को भी हम 900 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 रुपया। आशा करते हैं प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आएगा। देखिए इसमें लंबाई न दिया है ना चौड़ाई दिया है, उससे कोई मतलब भी नहीं होता है। कुछ भी लंबाई हो कुछ भी चौड़ाई हो, अगर परसेंटेज में अगर उसके हम लंबाई चौड़ाई में कमी या वृद्धि करते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर यहाँ से निकल जाएगा। आप चाहें तो कोई उदाहरण भी लेके कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आयत हो जिसकी लंबाई 10 हो, चौड़ाई 4 हो, उसके आयत में लंबाई में 37.5 की वृद्धि कीजिएगा, चौड़ाई में 20% की कमी कीजिएगा, और हल करके लास्ट में उसका परसेंटेज निकालेंगे तो इतना ही आएगा जितना हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है हमें, क्वेश्चन बहुत कम से कम समय में करना होता है। बाकी बेसिक पढ़ने के लिए आप वो अलग से कर सकते हैं। तो आइए हम इस पे आते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहे आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि। तो आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि करेंगे तो 37.5% का जो मान होता है वो कितना होगा, 37 गुना 74, 75/200, यानी कि 25 × 75 और 25/200। देखिए अगर शुरू में लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं और नई लंबाई, ये पुरानी लंबाई हो गई और ये नई लंबाई हो गई। यहाँ पे फिर नीचे देखते हैं पुरानी लंबाई कितनी थी, अगर 8 होगी तो नई लंबाई देखिए वृद्धि हो रही है ना, तो ऊपर वाला हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर घटाने के लिए कहता, कमी कहता तो घटाते, लेकिन अभी क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है 3 की। तो अगर पुरानी लंबाई 8 होगी तो बाद में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए चौड़ाई में देखिए कह चौड़ाई में 20% की कमी, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है, 20/100 या 1/5। यानी कि शुरू में ये देखिए पुरानी चौड़ाई है, यहाँ पे हो जाएगा पुरानी चौड़ाई, यहाँ पे नई चौड़ाई। पुरानी चौड़ाई कितना है, पुरानी चौड़ाई है 5। अब देखिए एक ऊपर वाला हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी कह रहा है। जब कमी कह दिया तो हम 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम पहले ही बताए थे
कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 5 40। शुरू में अगर क्षेत्रफल 40 होगा तो नया क्षेत्रफल कितना आ जा रहा है, 11 चौक 44। कितना आ गया, 44। वृद्धि कितनी की हुई, 4 से 40 से 44 हुई, मतलब वृद्धि कितनी की हो गई, 4 की हो गई। और इसका हमको परसेंटेज में बताना है, तो शुरू में कितना था 40, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 बार, यानी कि 10% की वृद्धि हो गई या 10% का अंतर आएगा, यानी कि पहले से ज्यादा आएगा 10%। आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार और देखिए। कह रहा है कि लंबाई में 37.5% की वृद्धि, भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/8, यानी कि 8 अगर पुरानी होगी तो नई कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। फिर कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी, यानी कि 1/5, यानी शुरू में 5 होगी तो बाद में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणा करते हैं, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो कितना हो गया 40। नया कितना क्षेत्रफल आ गया 44। तो देखिए कितने की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 40 पे हुई, गुणे 100। हल करेंगे तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है इसके क्षेत्रफल में, 10% का। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि। सेम करते जाते हैं, बार बार क्या बोले, देखिए 12.5% की वृद्धि मतलब 12 दूनी 24 है, 25/200। 25/200 का मतलब हो गया 1 एकम 25 में 25 और 25/200। देखिए शुरू में अगर इसकी लंबाई 8 होगी, ये जो लंबाई है शुरू में, और ये नई लंबाई है, शुरू में लंबाई अगर 8 होगी तो बाद में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। करे चौड़ाई में 37.5% की वृद्धि करे। चौड़ाई में देखिए, इसमें चौड़ाई में भी वृद्धि करना है, इसमें चौड़ाई घट रही थी लेकिन इसमें चौड़ाई में भी वृद्धि करना है। तो 33 सही 1/3 का मतलब होता है 33 या 99 100/300। 100/300 का मतलब हो गया 1/3, यानी कि शुरू में चौड़ाई 3 होगी तो बाद में कितनी हो गई, 4 हो गई। देखिए क्षेत्रफल कितना हो गया, पुराना क्षेत्रफल देखे तो ये नई चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है और ये नई चौड़ाई है। शुरू में अगर क्षेत्रफल कितना था 8 तिरिके 24, तो बाद में कितना हो गया, 9 चौके 36, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई है, 12 की वृद्धि हुई है। और शुरू में कितना था 24, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 12 दूना 24 और 2 से 50, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई है क्षेत्रफल में। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर 24 था तो 24 का आधा बढ़ा है, मतलब कि 50% बढ़ा है। 24 का 12 50% होता है, यानी कि 24 का 12 जो बढ़ा है वो सीधे 50% है। अगर 24 का 48 हो जाता तो सीधे 100% बढ़ जाता, लेकिन 24 का आधा ही बढ़ा है, मतलब 12 ही बढ़ा है, यानी कि 50% आंसर होगा। आज के लिए इतना प्रश्न रहने देते हैं। अच्छा, आशा करते हैं सीरीज अच्छी लगी होगी, आगे भी सीरीज को हम बढ़ाए रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।